मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीजी सर पर। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्लास ट्वेल्थ के बालिकाओं बालिकाओं और बालकों दोनों के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट अर्थशास्त्र के प्रश्नों की सीरीज के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्नों की सीरीज के साथ ही साथ महत्वपूर्ण जो उत्तर होंगे उन पर भी बात किया जाएगा और पूरा का पूरा एकदम वीडियो में बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक बने रहिएगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये जितने भी समय का सेशन जाता है, लगभग अगर 1 घंटे का जाता है, 30 मिनट का जाता है, 45 मिनट का जाता है, तो बिल्कुल भी यदि आप अगर ज़्यादा लंबा आप लोग आपके लिए सेशन लगेगा तो, लेकिन डिस्टेंस जहाँ तक देखेंगे आप उसके बाद फिर वहीं से ज़रूर देखिएगा, नहीं तो बहुत पछताएँगे। डिस्टेंस चलिए, आधे घंटे 45 मिनट कोई मायने नहीं रखता, लेकिन 45 मिनट में आप लोगों का अगर 10 से 15-20 नंबर का काम अगर हो जा रहा है डिस्टेंस, तो ये समझ लीजिए आप लोग के लिए बहुत बड़ी बात है। तो वीडियो का आज का जो सेशन है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बिना स्किप किए हुए पूरा आप लोग को ज़रूर देखना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। सेशन देखें, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण ये प्रश्न दिए गए हैं आप लोग को, तो इन प्रश्नों का जो है मैंने ऑलरेडी करा भी रखा है अभी पिछले लेक्चर में ही। जाके देख सकते हो, उसको लिंक जो है मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। देखिए यहाँ पहला जो प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं? व्यक्ति विदेशी विनिमय की मांग क्यों करते हैं? ये सभी आयात व निर्यात क्या है? इस पर सब इन सभी पर मैंने बात पहले डिस्कस आप लोगों से ऑलरेडी कर रखा है। व्यक्तिगत आय तथा प्रयोज्य आय में क्या है? किसी फर्म के आगम से आप क्या समझते हैं? अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? ये सभी के जो प्रश्न है डिस्कस, इन सभी पर मैंने आप लोगों के साथ अच्छे से बात ऑलरेडी कर रखा है। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कुछ अलग प्रकार के प्रश्नों पर, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में निश्चित तौर पर पूछे जा रहे हैं। तो ये डिस्कस आप लोग का पिछला था, कीमत रेखा किसे कहते हैं, ये सब मैंने पूरा का पूरा इन सभी प्रश्नों पर डिस्कस मैंने अच्छे से बात आप लोगों के साथ कर रखा है, ठीक है। तो इन प्रश्नों को देख लीजिएगा आप लोग एक बार अच्छे से, ठीक है। सभी जो प्रश्न है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यदि कोई प्रश्न छूट गया होगा डिस्कस, तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी राय भी रख सकते हैं कि हाँ सर, आपने जो पढ़ाया था उसमें भी ये प्रश्न छूट गया है, तो मैं उसको आप लोग को सॉल्व भी करा दूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। डिस्कस हम लोग यहाँ से, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है सेशन। सेशन को छोड़कर डिस्कस बिल्कुल भी मत जाइएगा, और यहाँ से आप लोग को बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलेगा डिस्कस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में, या अदर आप कम्पिटिटिव एग्जाम जब देंगे, एंट्रेंस एग्जाम देंगे, तो वहाँ पर भी जब अर्थशास्त्र के पेपर को देंगे तो आप देखिए दोस्तों, अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में हम लोग बात करें तो देखिए, पहली जो महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है कि अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है। देखिए अर्थशास्त्र हम लोग कहते किसको हैं, ये तो पहली जो महत्वपूर्ण बात ये निकल कर आती है कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र कहते किसे हैं हम लोग। अर्थशास्त्र विषय ले लेता है व्यक्ति, इतिहास ले लेता है, हिंदी ले लेता है, नागरिक शास्त्र ले लेता है, मैथ ले लेता है, फिजिक्स ले लेता है, लेकिन वास्तव में पार्टिकुलरली हम उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे हम लोग अर्थशास्त्र के बारे में। देखिए दोस्तों, अर्थशास्त्र क्या होता है? सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। भाई जाहिर सी बात है कि कोई वस्तु और सेवा होगा तो उसका उत्पादन होगा, पहले तो ये उत्पादन होगा, फिर जब उत्पादन हो जाएगा तो उसका वितरण होगा, वितरण का मतलब उसका बंटवारा होगा, दिया जाएगा, भेजा जाएगा, और फिर यहाँ पर क्या होगा? उसका विनिमय होगा। विनिमय का मतलब डिस्टेंस क्या होता है? लेन देन होता है। और उपभोग का मतलब जो भी क्रेता विक्रेता उसको पाएगा वो उसका उपभोग करेगा। देखिए चार महत्वपूर्ण बातें होती हैं, कौन कौन? उत्पादन हो गया आपका, वितरण हो गया, और उसके साथ ही साथ क्या हो गया आपका? यहाँ पर विनिमय हो गया, और साथ ही साथ उपभोग हो गया। तो इन सभी का जो अध्ययन होता है डिस्टेंस, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र के अंदर ये सभी बातें होती हैं। देखिए आइए हम लोग थोड़ा सा और तोड़ मरोड़ कर बात करते हैं कि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होता है। देखिए दोस्तों, अर्थशास्त्र का अगर संस्कृत शब्द देखा जाए तो देखिए अर्थ का मतलब क्या होता है? धन। अर्थ का मतलब अंग्रेजी में देखा है तो पृथ्वी भी होती है, पृथ्वी भी होता है। तो अर्थ का मतलब क्या हो जाएगा? धन। और शास्त्र का मतलब होता है संधि से बना हुआ, तो जिसका शाब्दिक अर्थ होता है धन का अध्ययन। धन का अध्ययन जिसके अंतर्गत हम लोग करते हैं, उसे ही हम लोग बोलते हैं अर्थशास्त्र। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सरल भाषा में और एकदम सटीक भाषा में डिस्टेंस इतना आप अगर लिख देते हैं तो एकदम कोई भी एग्जामिनर कितना बड़ा अपने आप को लगाने वाला रहेगा, आपको नंबर देने में वो विवश हो ही जाएगा कि वास्तव में गजब की ये डेफिनेशन बताई गई है, जो भी स्टूडेंट ने लिखा है ये। तो इतना अगर आप लिखते हैं डिस्टेंस तो ये आपके लिए पर्याप्त रहेगा। देखिए यहाँ पर बात होती है दूसरी जो हम लोग की महत्वपूर्ण, तो यहाँ पर बात होती है अर्थशास्त्र की विषय वस्तु। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अर्थशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में, उसको भी समझ लिया जाए। देखिए अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से कुछ महत्वपूर्ण बातों को शामिल किया गया है। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु आर्थिक इकाइयों का आर्थिक व्यवहार है, जो वे व्यक्तिगत रूप में अथवा समूह के रूप में करती हैं। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु की देखिए देखिए मुख्य मुख्य रूप से कितने भाग हैं? दो भागों में बांटा गया है। तो विषय वस्तु कितने भागों में बांटा गया डिस्टेंस? कितने भागों में? दो भागों में। आइए हम लोग उनको देखते हैं यहाँ पर। तब जो और जो
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर जो 2 महत्वपूर्ण भाग हैं वो कौन-कौन से हैं। देखिए डिस्कस यहाँ पर पहले ही हुई है और इस इन सभी पे मैंने बात भी किया रखा कर रखा है डिस्कशन ऑलरेडी ही। देखिए अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में शामिल किया जाता है जो पहली महत्वपूर्ण बात होती है उसको हम लोग कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा जो इसमें महत्वपूर्ण बात शामिल होता है उसे हम लोग कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। ये दोनों के दोनों पॉइंट जो है डिस्कस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को बिल्कुल भी आप लोग मत छोड़िएगा। तो ये क्या हो जाएंगे अर्थशास्त्र के विषय वस्तु हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए प्रश्न जो है बहुत ही जानदार प्रश्न है एडिशंस, बहुत ही ज़्यादा बहुत बार पूछा गया है। अति लघु में, लघु उत्तरी में, दीर्घ उत्तरी में घूम फिर कर ये प्रश्न हर बार किसी न किसी सेशन में, किसी न किसी आपके जो सेट में होगा ये प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए आइए डिस्कशन करते हैं। सीमांत उपयोगिता हास नियम क्या होता है। देखिए एडिशंस यहाँ पर बात हो रही है हम लोग की सीमांत उपयोगिता हास नियम के बारे में। तो देखिए यह नियम क्या होता है, एक सार्वभौमिक नियम है। क्या है, सार्वभौमिक नियम है, ठीक है ना, याद रखिएगा। क्या नाम देते हैं इसको हम लोग, सार्वभौमिक नियम। यह नियम उपभोक्ता के इस व्यवहार पर आधारित होता है जिसमें उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु के ज़्यादा से ज़्यादा इकाई उपभोग करने पर अतिरिक्त उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की इकाइयों की सीमांत उपयोगिता उत्तरोत्तर घटती जाती है। चलिए आइए इसको हम लोग समझाते हैं, आप लोग को थोड़ा मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। देखिए दोस्तों सीमांत उपयोगिता का मतलब, हास का मतलब होता है कि उसमें गिरावट देखा गया, कमी देखा गया। कैसे गिरावट देखा गया, देखिए दोस्तों यहाँ पर गिरावट की जो बात आ रही है तो गिरावट के कहने का मतलब इसका क्या है कि जब भी हम लोग, जैसे कहा गया कि जैसे आप भूखे हैं, ठीक है। अब आप लोगों को जो मान लीजिए 2 रोटी मिल गई, 4 रोटी मिल गई, 6 रोटी मिल गई, तो 8 रोटी मिल गई। तो आप जब पहली रोटी खाते हैं तो उसे बहुत ही उत्सुकता से खाते हैं कि हाँ वास्तव में भूख लगा है। फिर दूसरा जब खाते हैं, तीसरा खाते हैं, चौथा खाते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि उपभोग करने वाली जो वस्तु होगी तो उसकी जो उपयोगिता होगी वो निरंतर रूप से घटती जाएगी। और छठवां एक ऐसा आएगा स्टेज, छठवां या सातवीं रोटी जब आपको दी जाएगी तो आप कहेंगे अब हम बिल्कुल भी नहीं खा सकते, बिल्कुल आप कहेंगे वहां पर उस समय। तो डिस्टेंस उसी जगह को जहां पर ये कमी गिर गई, दिखा गया, उसे ही हम लोग बोलते हैं सीमांत उपयोगिता हास नियम। ये एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आप लोग को बताने का प्रयास किया जिससे कि आप लोग इस डिफरेंस को आसानी से समझ सकते हैं। और इतना डिप्रेशन जो आप लोग को बताया गया है तो मतलब ये कहा गया ज़्यादा से ज़्यादा जो उपभोग करता है तो उपभोक्ता की जो उपभोग वस्तु का कर रहा है तो उसके जो उपयोगिता में उत्तरोत्तर क्या हो रहा है, गिरावट देखा गया, उसे ही हम लोग बोलते हैं सीमांत उपयोगिता हास नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है डिस्टेंस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा जाने वाला प्रश्न है। और मुख्य रूप से उन्हीं प्रश्नों का डिस्कशन आप लोग के साथ किया जा रहा है जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो देखिए हम लोग का टॉपिक क्या है यहाँ पर, मांग। देखिए डिस्टेंस आप लोग बोर्ड एग्जामिनेशन में जाने वाले हैं तो बिल्कुल भी आपके पास समय नहीं है, एक बार इस सब प्रश्नों का रिवाइज मार लीजिएगा और बार बार देखिए डिस्टेंस, 1 से 2 बार देख लेंगे तो आपको ऑलरेडी समझ लीजिए अच्छे से ये तैयार हो जाएगा। बस लेक्चर आप लोग ध्यान से सुनिए, उसके बाद तो आप लोग देखिएगा एग्जाम में पूरा अपना बेस्ट देकर आएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ बात हो रही है अर्थशास्त्र में मांग की बात हो रही है। देखिए मांग किसी माल या सेवा की वह मात्रा होती है जिसे उस माल या सेवा के उपभोक्ता भिन्न कीमतों पर खरीदने को तैयार हो जाता है। आमतौर पर अगर कीमत अधिक हो तो वह माल सेवा कम मात्रा में खरीदा जाता है, यदि कम हो तो अधिक मात्रा में बेची जाती है। देखिए मांग का सीधा सीधा नियम है कि अगर कोई वस्तु रहेगी, भाई जाहिर सी बात है अगर वस्तु बहुत पर्याप्त मात्रा में मार्केट में अगर आ जाती है, जैसे इसको आपको समझना है तो कृषि, अगर कृषि से आप रिलेटेड एनालिसिस तो आप अच्छे से समझ सकते हैं इसको। या जैसे देखते हैं सट्टी वगैरह में जब जाते हैं आप मंडियों में तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे स्टार्टिंग में कोई फल वगैरह आ रहा है, सब्जी वगैरह आ रही है, तो उसका रेट क्या होता है ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा रहता है, हाई रहता है। सभी लोग उसको खरीद नहीं सकते क्योंकि अरे भैया 400 रुपया किलो अभी न खा लीजिए, अभी और सस्ता होगा, जब 150 रुपया हुई तब खा लीजिए। तो कहने का मतलब है क्या यहाँ पर कि जब वस्तु क्या हो रहा है, उत्पादन उसका क्या हो रहा है, जब ज़्यादा हो रहा है, बड़े पैमाने पर वो आ रहा है, माल जो भुगता हो रहा है, वो चीज़ें जो आ रही हैं वो बड़े मात्रा पर आ रही हैं तो ज़्यादा खरीद, मतलब बड़े मात्रा पैमाने पर आ रही हैं तो खरीदा ज़्यादा जा रही हैं। और कम जब आ रही हैं वो तो क्या हो रहा है, उनकी जो है कम से कम खरीद हो रही है। तो डिस्टेंस यही होता है मांग का नियम, ठीक ना। इस पर देखिए मैंने आप लोगों के साथ पहले भी बात कर रखा है। अब आइए बात करते हैं मांग के बारे में। तो देखिए पहला जो हो गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो मूल्य मांग होता है, दूसरा क्या होता है आय मांग होता है और तीसरा जो महत्वपूर्ण बात होता है आड़ी मांग होता है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण रूप से जो है ये मांग के कुछ प्रकार हैं जो कि एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं कभी कभी, अति लघु में, लघु उत्तरी में तो आप इतना लिख देते हैं डिस्टेंस तो आप के लिए पर्याप्त रहेगा। देखिए डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है डिस्टेंस। इस प्रश्न को तो समझ लीजिए एग्जाम में आप लिख लीजिए कि एग्जाम में ये आपके समझ लीजिए आना ही है। कोई ना कोई सेट, कोई ना कोई ऐसा रहेगा डिस्टेंस जिसमें ज़रूर पूछा जाएगा।
से ये जो सेशन है महत्वपूर्ण, ये केवल ऐसा नहीं है कि अर्थशास्त्र के बच्चों के लिए ही इम्पोर्टेंट है, बल्कि कृषि अर्थशास्त्र के जो बच्चे हैं, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के जो बच्चे हैं, उनके लिए भी ये सेशन जो है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैंने उनके मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर के को देखा है, उसका डिस्कशन भी मैंने किया, मैंने पेपर भी आप लोग को मैंने बता रखा है और मैंने उस प्रश्न के अकॉर्डिंग देखिए आप लोग का ये सेशन तैयार किया हुआ है। और अर्थशास्त्र के जो बच्चे हैं उनके लिए तो समझ लीजिए ये ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये सब थोड़ा सा भी यदि हेल्पफुल लग रहा है आप लोग के लिए आज का ये महत्वपूर्ण सेशन, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए मांग की लोच के बारे में बात करते हैं हम लोग। देखिए किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन की माप को ही मांग की लोच कहते हैं। देखिए डिस्टेंस, मांग की लोच क्या होता है? किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप, भाई जाहिर सी बात है, कीमत में अगर गिरावट आ गया या कीमत में उछाल देखा गया तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, उस वस्तु की मांग की जाएगी कि हमें इसकी इतनी मात्रा चाहिए, हमको इसकी इतनी मात्रा चाहिए। तो इस परिवर्तन की माप को एडिशन हम लोग बोलते हैं मांग की लोच। लोचा हो गया, उसमें क्या हो गया, सीधा सीधा समझिए कि मांग में क्या हो गया, लोचा हो गया। अब चीजें बदलेंगी थोड़ा सा। देखिए अर्थशास्त्र में मांग का नियम एक महत्वपूर्ण नियम है जो किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन की दिशा को बताता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है एडिशंस, इस बात को आप याद रखिएगा। और ये जो हेडिंग है एडिशंस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मांग की लोच जो हेडिंग है, ये एग्जाम में आपके कई बार पूछी गई है और निश्चित तौर पर ये आगे भी पूछी जाएंगी, चाहे कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं। अर्धवार्षिक में तो था ही, और ये प्री बोर्ड में भी दिखेगा आप लोगों को। और यहाँ पर बोर्ड एग्जामिनेशन में तो आप बैठने वाले ही हैं, तो वहाँ पर के लिए तो समझ लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही ये सेशन। तो इसे फटाफट से खुद भी देखिए और लोगों को भी इससे लाभान्वित करिए डिस्टेंस। चलिए अगला हम लोग का देखिए हेडिंग क्या है यहाँ पर, बढ़ते प्रतिफल का नियम। देखिए बढ़ते प्रतिफल का नियम क्या होता है, आइए इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए डिस्टेंस, ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति लघु है, लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज है। बढ़ते प्रतिफल का नियम क्या होता है? देखिए बढ़ते प्रतिफल के बारे में हम लोग बात करें तो सभी उत्पत्ति के साधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाता है, तब पैमाने के प्रतिफल के अंतर्गत उत्पादन निश्चित अनुपात से अधिक अनुपात में बढ़ जाता है। इस प्रकार यदि उत्पत्ति साधनों को 10% बढ़ाया जाता है तो उत्पादन में 10% से अधिक की वृद्धि होती है। इसे ही बढ़ते प्रतिफल का नियम कहते हैं। तो ये होता है डिस्टेंस बढ़ते प्रतिफल का नियम। सभी उत्पत्ति के साधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाता है, तब पैमाने का प्रतिफल जो होता है अंतर्गत जो होता है उत्पादन में भी निश्चित अनुपात से अधिक अनुपात में बढ़ जाता है। और ये निश्चित तौर पर जो होता है, ये मेजरमेंट जो होता है, ये देखा जाता है। तो ये जो होता है अगर 10% तक बढ़ाया जाता है तो उत्पादन में 10% से अधिक की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। पैमाने पर मतलब क्या, उत्पादकता बढ़ जाती है या उत्पादन बढ़ जाता है, अधिक 10% से अधिक की वृद्धि होगी। तो ये जो होता है रिलेशंस, उसी को हम लोग कहते हैं बढ़ते प्रतिफल का नियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है आप लोगों का, इंपॉर्टेंट है। एक भी प्रश्न रिलेशंस छोड़ने लायक नहीं है। जितने भी मैं प्रश्नों का डिस्कशन आप लोग के साथ कर रहा हूँ, देखिएगा निश्चित तौर पर ये सभी प्रश्न जो होंगे आप लोग को लाभान्वित जरूर करेंगे। ठीक है डिस्टेंस, तो इन प्रश्नों को आप जब देखेंगे तो आप खुद ही आएंगे, जब डिस्टेंस पेपर देखकर तो आप खुद बताएंगे हाँ यार सर, आज आपके जो मैंने सेशन देखा तो उसमें मुझे बहुत लाभ मिला, आप लोगों आपने जो बताया। तो डिस्टेंस आप ये निश्चित तौर पर खुद कहेंगे। चलिए मैं यहाँ पर छोड़ता हूँ और मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार भी रहेगा। हम लोग फिलहाल में जब पेपर देकर आएगा तो अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा डिस्टेंस, यदि अभी नहीं दे रहे हैं तो। अवसर लागत के बारे में हम लोग बात करें। चलिए अवसर लागत क्या होता है, या अगर अवसर लागत किसे कहते हैं हम लोग। देखिए यदि किसी वस्तु का उत्पादन करने के कारण कई अवसरों का त्याग करना पड़ता है तो यह त्यागे हुए अगले श्रेष्ठ अवसर की लागत है जिसका त्याग किया गया है, इसके लिए इसे अवसर लागत कहा जाता है। दूसरे शब्दों में इसे वैकल्पिक लागत भी कहते हैं। देखिए अवैकल्पिक लागत का मतलब क्या हो गया, वैकल्पिक के तौर पर, विकल्प के तौर पर जो लागत लिया जाता है, यानी कहने का मतलब है कि किसी वस्तु का जो उत्पादन करने के कारण कई अवसरों का त्याग करना पड़ता है। भाई जाहिर सी बात है, कई अवसर मिले, कई व्यवस्थाएं मिली, लेकिन व्यक्ति क्या करता है, नहीं हम लोग को ये काम नहीं करेंगे। तो यह त्यागे हुए अगले श्रेष्ठ अवसर की लागत जो होती है, जिसका त्याग किया गया है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, अवसर लागत कहा जाता है डिविजन्स। और एक तरीके से कहा जाए, देखिए अवसर लागत को कभी कभी वैकल्पिक लागत के रूप में भी पूछ देता है कि वैकल्पिक लागत किसे कहते हैं। तो वैकल्पिक लागत जो डिविजन्स हुआ है वो अवसर लागत का ही एक दूसरा नाम है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है डिविजन्स, बिल्कुल भी इन प्रश्नों को मत छोड़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में हम लोग। देखिए सेशन हम लोग का एकदम मज़ेदार और जानदार रेडियो सेंस, तो उसमें थोड़ा सा आप लोग भी जान और भर दीजिए, थोड़ा सा इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करके।
और वीडियो को लाइक करके और चैनल पर नए होने पर सब्सक्राइब करके। और डिस्कशंस जाएँगे जब तो डिस्कशन बॉक्स में भी जाइए, वहाँ से भी महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट वाइज़ और भी सब्जेक्टों के प्लेलिस्ट मिलेंगे आपको। और वहाँ पर डिस्कशंस स्टार्टिंग में ही एक नंबर मिलेगा आप लोग को 950, 690, 285 7। तो उस नंबर का खुद भी लाभ उठाइए और दूसरे बच्चों को भी उस नंबर से अवगत ज़रूर कराइए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ भी नहीं करना, बस उस नंबर से आप लोग को एक व्हाट्सएप मैसेज करना है। स्थिर लागत एवं परिवर्तनशील लागत में क्या अंतर है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्थिर लागत एवं परिवर्तनशील लागत में क्या महत्वपूर्ण अंतर होता है, इसके बारे में हम लोग को जो है इस प्रश्न में डिस्कशन करना है। देखिए डिस्कशन, परिवर्तनशील लागत वह लागत होती है जो उत्पादन की मात्रा के साथ साथ बढ़ती रहती है। ठीक है, उत्पादन की मात्रा के साथ साथ क्या होती है? बढ़ती रहती है ये लागत, तथा उत्पादन की मात्रा में कमी होने पर घटती भी है। देखिए उत्पादन की मात्रा में जब कमी होगा तो ये जो होगा लागत क्या हो जाएगा? परिवर्तनशील लागत, तो ये लागत घट भी जाता है। जबकि स्थिर लागत क्या होता है? वह लागत होता है जो उत्पादन की मात्रा के साथ घटती बढ़ती नहीं है। मतलब क्या है, आपका उत्पादन कम पैमाने पर हो या बड़े पैमाने पर हो, लेकिन क्या होगा, स्थिर लागत जो होगा उसका कोई भी उस पर प्रभाव, स्थिर लागत पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि यहाँ परिवर्तनशील लागत जो होता है वो उत्पादन की मात्रा पर डिपेंड करता है कि जिस प्रकार से आपका अगर घटेगा बढ़ेगा, तो अगर उत्पादन की मात्रा घटेगी बढ़ेगी तो आपका ये जो परिवर्तनशील लागत होगा उसमें भी परिवर्तन देखने को आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ पर देखिए अंतर की बात हो रही है। अंतर वाला प्रश्न तो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगले हेडिंग पर बढ़ते हैं हम लोग। सीमांत राजस्व क्या होता है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सीमांत राजस्व क्या होता है? देखिए दोस्तों, यह राजस्व को संदर्भित करता है जो किसी उत्पाद की एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से प्राप्त होगा। गणितीय रूप में अगर देखा जाए तो सीमांत राजस्व को व्यक्त करना संभव है। इस मामले में यह फर्क कुल राजस्व में परिवर्तन के बराबर है। इसकी बिक्री में परिवर्तन से विभाजित है। ठीक है, परिवर्तन से विभाजित किया जाता है तो सीमांत राजस्व मिलता है। तो राजस्व के संदर्भ राजस्व के ही संदर्भ में देखा जाए तो ये सीमांत राजस्व होता है जो किसी उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से प्राप्त होता है। अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से प्राप्त होता है ना, उत्पादन की अतिरिक्त अगर कोई उत्पादन हो रहा है तो उसके अतिरिक्त जो इकाई होगी उसके उत्पादन से जो प्राप्त होता है राजस्व रेशो, उससे हम लोग बोलते हैं सीमांत राजस्व कहते हैं। ठीक है, ये जो हेडिंग एडिशन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्नों की जितनी भी सीरीज एडिशन सब आप लोगों के लिए जितनी भी मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, सबका सब एडिशन एक से बढ़कर एक है और निश्चित तौर पर आप लोगों को ये सभी जो प्रश्न होंगे आपके एग्जाम में लाभ अवश्य देंगे। और एडिशन ये ऐसा सेशन है जो कि हर सन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। किसी भी सन में अगर आप एग्जाम देंगे एडिशन बोर्ड एग्जामिनेशन को, तो आपके ये सभी प्रश्न होते हैं जो किसी न किसी सेट में घूम फिर कर आने वाले ये प्रश्न होते हैं। और बोर्ड एग्जामिनेशन जो है एडिशन, चाहे यूपी बोर्ड की बात करें, बिहार बोर्ड की बात करें, एमपी बोर्ड की बात करें, या जितने भी अदर स्टेट के आप बोर्ड की बात करें, उत्तराखंड की बात हो गए, आप क्या करिए, किसी भी स्टेट का जो है, जिस भी स्टेट से आप हैं उसके लास्ट जो है 2 से 3 साल का पेपर देख लीजिए, या मैक्सिमम आपको अगर डर लग रहा है तो उसके वहाँ के पिछले 5 साल के पेपरों को देख लीजिए, उसी में से पूरा आएगा। 2 साल का भी पेपर देख लेते हैं आप ड्यूरेशन, 3 साल का भी, तो समझ लीजिए 3 साल में ही पूरा का पूरा आपका आएगा अगर आपने पूरे सेट को कवर कर लिया तो। निश्चित तौर पर मेरी बातों का आप यकीन मानिए ड्यूरेशन, नहीं तो आप तैयारी करके खुद देख सकते हैं इन चीज़ों को। चलिए आइए बात करते हैं। हाँ देखिए, एक क्या होता है, कभी-कभी एकाक नंबर का जो प्रश्न होता है, अति लघु में हो गया, एकाक बहुविकल्पी में हो गया, एकाक दीर्घ उत्तरी में हो गया, कभी-कभी बहुत रेयर में होता है कुछ ऐसे प्रश्न एकाक जो कि अजीबो-गरीब टाइप में होते हैं। उनका तो समझ ही नहीं आता वो कहाँ से उठाए गए, कहाँ से पूछे गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाजार के बारे में हम लोग बात करेंगे अब कि बाजार क्या होता है एडिशंस। देखिए यहाँ पर बात करें हम लोग अगर सामान्य अर्थों में देखा जाए तो बाजार के बारे में, तो बाजार क्या होता है एडिशंस, एक ऐसा स्थान या केंद्र होता है जहाँ पर वस्तु की क्रेता और विक्रेता जो होते हैं भौतिक रूप से उपस्थित होकर क्रय विक्रय का कार्य करते हैं। ठीक है, क्रय क्रेता और विक्रेता होते हैं और वहाँ इकट्ठा होकर वो लोग क्या काम करते हैं, क्रय विक्रय का वो काम करते हैं, संचालित करते हैं, उसे उसे ही हम लोग बोलते हैं एडिशंस बाजार। जबकि देखा जाए, देखिएगा हम लोग अर्थशास्त्र के अगर दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बाजार शब्द का अर्थ थोड़ा सा बदल जाएगा। क्या होगा, जहां की वस्तु की क्रेता और विक्रेता का आपस में और परस्पर प्रतिस्पर्धा के दौरान उस वस्तु का एक ही मूल्य बने रहने में अपना योग देते हैं। देखिए एक ही वस्तु यानी क्रेता और विक्रेता तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन परस्पर प्रतिस्पर्धा के द्वारा प्रतिस्पर्धा भी रहेगी, लेकिन वस्तु का वो मूल्य जो होगा एक ही बने रहने में अपना सभी लोग योगदान देते हैं। तो उसे हम लोग अर्थशास्त्र की दृष्टिकोण से बाजार कहते हैं। ठीक है, और ऐसे अगर देखा जाए तो जहाँ क्रेता और विक्रेता होते हैं, सामान्य अर्थों में देखा जाए तो बाजार तो हम लोग उसे कह ही रहे हैं। ठीक है ना, ये भी आपका प्रश्न जो एडिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अपने मित्रों को बता दीजिए कि यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा एक बार शिक्षा। ठीक है, क्योंकि ये जो चैनल एडिशन लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला है।
न कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। नाम है डीजे, लेकिन लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बनाने बजाने वाला है डियोसेंस, न कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। तो फटाफट इस चैनल को डियोसेंस लिंक जो है उसे अपने क्लासमेट पर शेयर ज़रूर कीजिए। इतना तो आप लोगों को सपोर्ट करना ही पड़ेगा डीजे सर चैनल का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब देखते हैं अन्य प्रश्नों को। देखिए, वस्तु क्या होता है? सीधा-सीधा अगर आपसे पूछ दिया जाए कि वस्तु किसे कहते हैं? देखिए डियोसेंस, यह एक निर्जीव पदार्थ या उत्पाद है, जिसे मुद्रा अथवा सेवाओं के बदले प्राप्त किया जाता है। मुद्रा या सेवाओं के बदले में हम लोग क्या करते हैं, वस्तु को, कोई भी वस्तु हो गया, सामान हो गया, उसे हम लोग क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। वस्तु किसी भी प्रकार की हो सकती है, जैसे क्या हो गया, अलमारी की बात करें हम लोग, वो भी वस्तु है। कुकर की बात हो गई। आदि कोई खाने का जो सामान हो गया, जैसे माकरोनी हो गया, चाउमीन हो गया, इन सब पर हम क्या करते हैं, पैसे देकर या सेवा अर्थात शारीरिक श्रम के बदले प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी दुकान पर या किसी भी शॉप पर अगर हम लोग जाएँ तो पैसे के द्वारा भी हम लोग उसको प्राप्त कर सकते हैं, या तो अपने श्रम के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं कि भैया हमने ये श्रम किया तो मुझे इसके बदले ये काम दिया गया। तो सीधा-सीधा वस्तु का डेफिनेशन है डियोसेंस कि यह एक निर्जीव पदार्थ या उत्पाद है जिसे मुद्रा अथवा सेवाओं के बदले प्राप्त किया जाता है, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बार डियोसेंस ये प्रश्न जो है आप लोगों का घूम फिर कर जो है पूछा गया है, और महत्वपूर्ण सेशन है डियोसेंस। आप लोगों के लिए बड़ा परिश्रम होता है, तो थोड़ा-सा आप लोगों को तो परिश्रम भी नहीं करना है डियोसेंस, बस कुछ भी नहीं करना है। बस एक छोटा-सा बटन दबाना है आप लोग को, लाइक का। जब उसे आप दबा देते हैं डियोसेंस तो एक इंटरनल मोटिवेशन मिलता है, और कमेंट्स में जाकर अपनी एक बार राय ज़रूर रख दीजिएगा कि हाँ, आप लोग का आज का सेशन कैसा लगा। बड़ा उससे आनंद आता है डियोसेंस आप लोगों का फीडबैक का जवाब देने में। और उसके साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए डियोसेंस। ये इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज जो है, यूट्यूब पर आपको मिल रही है डियोसेंस, और वो भी कुछ एमबी खर्च करके फ्री में। तो डियोसेंस इसका भरपूर लाभ उठाइए और लोगों को भी इससे लाभान्वित ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से चैनल, ये जो डीजे सर चैनल है, आप लोगों के लिए बहुत ही अथक प्रयास करता है कि आप लोगों को एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हों, एकदम जो पार्टिकुलरली आप लोग को लाभ पहुँचा सके, उन्हीं पर पार्टिकुलरली बात किया जाता है। ठीक है? तो डीजे सर का कहना है, रेगुलर इस चैनल से भी पढ़ते रहना है। ठीक है डियोसेंस, याद रखिएगा, इस चैनल का मतलब हो गया कि स्कूल में पढ़िए आप, कोचिंग ट्यूशन जहाँ जो कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन कम से कम आप रात्रि में 1 से 2 घंटे का समय ज़रूर निकालिए डीजे सर चैनल से पढ़ने के लिए। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग मूल्यह्रास के बारे में। देखिए, मूल्यह्रास क्या होता है, या मूल्यह्रास हम लोग किसे कहते हैं? मूल्यह्रास से क्या तात्पर्य है? सामान्य रूप से देखिए क्या हो जाएगा डिस्टेंस, इसका अर्थ क्या होता है, उपयोग, समय बीतने अथवा अप्रचलन के कारण अस्थायी परिसंपत्ति के मूल्य में कमी आना। ठीक है? अस्थायी परिसंपत्ति के में क्या आना, मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो कमी देखा जाता है जब इसे। इसका अर्थ यह हुआ कि स्थायी परिसंपत्तियों के मूल्य में कमी आती है, और इसी कमी को तकनीकी रूप से क्या बोलते हैं हम लोग, मूल्यह्रास बोलते हैं। ठीक है ना? मूल्यह्रास, मूल्यह्रास का सीधा-सीधा समझिए कि मूल्य में होने वाली कमी। ठीक है ना? ये है इम्पोर्टेंट प्रश्न आप लोगों का डिस्टेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेशन बड़ी मज़ेदार है डिस्टेंस। सकल घरेलू उत्पाद के बारे में बात हो रहा है डिस्टेंस। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है ना? जीडीपी, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कभी कभी फुल फॉर्म ही पूछता है। जीडीपी ये नहीं कहते हैं फलाने भैया देश का जीडीपी बहुत डाउन हो गया है, जैसे कहते हैं हम लोग के देश का भी, हम लोग के देश का भी जीडीपी जो है बहुत स्ट्रांग नहीं है, डाउन ही है। और कहते हैं कि भैया एशिया में ये है, उस देश का कंट्री का इतना जीडीपी मजबूत है। तो वास्तव में जीडीपी होता क्या है? तो डिस्टेंस, अगर जीडीपी के बारे में बात करें इंग्लिश में, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, और उसका हिंदी में अगर नाम देखा जाए तो सकल घरेलू उत्पाद होता है। क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है? आइए इसको हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। यह एक अर्थव्यवस्था के आर्थिक प्रदर्शन का एक बुनियादी माप है डिस्टेंस। यह एक वर्ष में एक राष्ट्र की सीमा के भीतर सभी अंतिम माल और सेवाओं, देखिए ये पॉइंट याद रखिएगा, अंतिम माल और सेवाओं का जो है बाजार मूल्य है। ठीक है? उत्पादन से लेके उपभोग तक की, मतलब उत्पादन से जब होगा तो वितरण हुआ, जैसे मैंने पहले ही बताया था ना आप लोग को, सब्स का डिफिनेशन, तो वहाँ हुआ, जैसे पहले आपने क्या किया, उत्पादन किया, फिर जब उत्पादन किया तो उसे फिर आपने लाए, आप वितरण किए, वितरण जब किए तो विनिमय किए, विनिमय किए आप वो तो उसको भोग किए। तो अंतिम माल और सेवाओं का जो है बाजार मूल्य है। जीडीपी को दिग्दर्शन 3 प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, जिनमें से सभी अवधारणात्मक रूप से समान है। ठीक ना? अवधारणात्मक रूप से देखा जाए तो सभी लोग जो हैं वो समान ही होते हैं, लेकिन कुछ थोड़े से जो है बेसिकली जो उनकी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो थोड़ी-थोड़ी अलग हैं, जो कि अलग-अलग तरीके से कार्य करती हैं। चलिए, ये है हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न।
बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है डिस्टेंस, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वस्तु बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है डिस्टेंस हम लोग का, वस्तु विनिमय प्रणाली। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के इस जो प्रश्न का। देखिए सीरियसनेस क्या है। वस्तु विनिमय प्रणाली देखिए कहती क्या है। वस्तु विनिमय प्रणाली एकदम सीधा सीधा डिफिनेशन इसका है, जब किसी एक वस्तु या सेवा के बदले दूसरी वस्तु या सेवा का लेन देन होता है तो इसे वस्तु विनिमय कहते हैं। ठीक है, वस्तु विनिमय जैसे कहा जाता था बहुत पहले डिस्टेंस, अगर आपने बुजुर्गों से पता करेंगे या तो आपके जो भी रहेंगे होंगे, तो अगर आप 10-20 साल पीछे जाएंगे जब, तो उसमें कैसे होता था। आज हम लोग सामान देख रहे हैं, पैसा है, हर चीज़ों का पैसा है, हर चीज़ों का एक मूल्य बना दिया गया है, मूल्य निर्धारित कर दिया गया है। लेकिन पहले ऐसी चीज़ें नहीं थी। आज से 8 साल 10 साल पहले देखा ही जाए तो उसी समय क्या होता था, अभी भी देखा जाए तो दूर-दराज के जो गाँव हैं, थोड़ा आउटर में हैं, तो वहाँ पर आज भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि कोई क्या किया, एक वस्तु दिया तो उसके बदले दूसरी वस्तु मिल गई उसे। कोई गेहूँ दे दिया तो चावल ले लिया, चावल दे दिया तो गेहूँ ले लिया। कोई क्या किया, कुछ गेहूँ देके कोई बर्तन को ले लिया, कोई बर्तन देकर किसी जानवर को ले लिया। तो मतलब चीज़ें क्या हैं, ऐसे लेन-देन होना, ठीक है ना? कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें पैसा ही बीच में आए, कि पैसे से ही वो काम होगा। तो जब किसी वस्तु या सेवा के बदले दूसरी वस्तु या सेवा का लेन-देन होता है तो इसे वस्तु विनिमय कहते हैं। क्या बोलते हैं डिस्टेंस? वस्तु विनिमय बोलते हैं। विनिमय का मतलब तो लेन-देन और वस्तुओं का लेन-देन का मतलब वस्तु विनिमय हो जाएगा। जैसे एक गाय लेकर 10 बकरियां देना। देखिए एग्जाम्पल कितना जानदार है डिस्टेंस। जैसे किसी ने क्या किया, एक गाय लिया और उसके बदले क्या किया, 10 बकरी दिया। तो डिस्टेंस वो हो जाएगा आप लोग क्या, वस्तु विनिमय प्रणाली हो गया। इस पद्धति ने विनिमय की सार्वजनिक इकाई अर्थात मुद्रा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सार्वजनिक इकाई का मतलब अगर जैसे देखिए, हम जानते हैं कि मुद्रा जो सार्वभौमिक इकाई की बात होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, मुद्रा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है ना, वस्तुओं के बदले वस्तुओं को ही दिया या लिया जाता है। तो उसे ही हम लोग पार्टिकुलरली बोलते हैं वस्तु विनिमय। ठीक है ना। अब आइए देखते हैं हम लोग कि वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियां क्या हैं। भाई जाहिर सी बात है, वस्तु विनिमय प्रणाली को हटा दिया गया और उसकी जगहों पर अब देख रहे हैं कि मुद्रा विनिमय प्रणाली की बात हो गई, या मुख्य रूप से हर चीज़ों का देखा गया। चीज़ें जो होती थी वस्तुओं के बदले वस्तु तो दे दिया जाता था। जैसे किसी ने क्या किया, गाय दिया, उसके बदले में क्या किया, 10 बकरी दे दिया गया। पता चला गाय अचानक कुछ गाय को हो गया, या 10 बकरियों में 5 बकरियां खो गई, या गिर गई, मर गई, जो भी चीज़ें हो गई वहाँ पर, या तो कुछ भी हो गया, जो भी प्रॉब्लम आ गई। मतलब वस्तुओं का जो आदान प्रदान है। जैसे क्या किया, किसी ने फ्रेश गेहूँ एक दोरी दिया और उसको जो है खुद्दी वाला चावल, या तो चावल में घुन पड़े हुए हैं वो चावल, लोकल चावल जो है मिल गया एक दोरी। तो उसके बदले में क्या हुआ, सही नहीं मिल पाया। अगर एक थाली उन्होंने दिया तो एक थाली उनको मतलब लोकल मिल गया। तो ऐसे कई प्रकार की चीज़ें जो थी उसमें लोगों को मतलब दिक्कत आने लगी धीरे-धीरे। इसकी सबसे बड़ी कमी क्या होती है, जैसे नहीं, वो लोग बतियाते रहे, हमके तो बड़ा बढ़िया दे लिए मगर वो हमके बताओ घटिया दे दिलस। होता है ना। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियां में ही गिना जाएगा। सबसे बड़ी कमी दोहरे संयोग का अभाव होता है। देखिए ये बात जो हो गई, दोहरे संयोग का क्या होता है डिस्टेंस, इसमें अभाव होता है। इसे मुद्रा के इस कार्य से दूर कर दिया जाता है। इसे मुद्रा के इस कार्य से क्या किया जाता है, दूर कर दिया जाता है। मतलब मुद्रा के द्वारा हम लोग कर देंगे तो काम खत्म हो जाएगा। अब यदि एक वस्त्रों का विक्रेता चावल खरीदना चाहता है तो उसे ऐसा चावल विक्रेता ढूंढने की आवश्यकता नहीं है जो बदले में वस्त्र चाहता है। वह वस्त्र बेचकर मुद्रा भी प्राप्त कर सकता है। तो डिस्टेंस कहने का मतलब ये है कि अभी कोई वस्त्र बेचने वाला है, कोई चावल बेचने वाला है, तो ऐसा नहीं कि वो दोनों जाके एक्सचेंज कर लेंगे। भाई मुद्रा वाला क्या काम किया, अब वस्त्र बेचने वाला है वो अपना कपड़ा बेच रहा है, कपड़ा से उसको जो धन संपत्ति मिल रही है उसमें से वो जो खरीदना चाहेगा कमर्शियल, तो वो अपना जब चावल लेना चाहेगा मार्केट से जाकर अपना खरीद लेगा। या चावल बेचने वाला है तो चावल वाले को कपड़ा चाहिए तो वो अपना चावल बेचकर फिर अर्निंग पा जाएगा, मनी पा जाएगा, फिर वहां से उस पैसे से वो क्या करेगा, कपड़े को ले लेगा। तो ऐसे ही होता है डिस्टेंस। आप मुद्रा कि इस कारण से ये जो काम हुआ, दोहरे संयोग का जो अभाव था, ये प्रॉब्लम थी, इसको दूर कर दिया गया। ठीक ना। और जो लोगों के बीच में जो थोड़ा ये मतभेद की बात आती थी, मनभेद की, तो ये सभी चीज़ें भी कहीं ना कहीं से मुद्रा की वजह से वो समाप्त हुई हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते डिस्टेंस। महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है हम लोगों की, आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। लेकिन डिस्टेंस आप लोग का थोड़ा सा फीडबैक थोड़ा सा कम मिलता है, तो उससे थोड़ी सी एक निराशा भी मिलती है डिस्टेंस। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने तो अपना काम कर दिया, अब आपकी बारी है। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है डिस्टेंस कि आप लोग इस चैनल का लिंक जो उसे ज़रूर शेयर करेंगे, और वीडियो को लाइक और चैनल पर नए होने पर सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्य क्या हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है, केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्य क्या हैं। और एक बात याद रखिएगा, और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने नंबर दे रखा है डिस्टेंस, उस नंबर का भी आप लोग यूज़ ज़रूर कीजिएगा, और एक बार आप व्हाट्सएप मैसेज
ज़रूर कीजिएगा। केंद्रीय बैंक के आइए देखा जाए प्रमुख कार्य क्या होते हैं। बैंकर बैंक और पर्यवेक्षक के रूप में केंद्रीय बैंक क्या होता है डिस्टेंस, वो बैंकों का बैंक होता है। मतलब कहने का मतलब है कि बैंकों का जो बैंक होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रीय बैंक बोलते हैं, ठीक है ना। और क्रेडिट के बारे में अगर बात करें और पैसे की आपूर्ति का ये पूरा का पूरा जो मेन जिसके नियंत्रण में पूरा काम होता है डिस्टेंस, वो कहीं ना कहीं से क्या होता है, केंद्रीय बैंक ही होता है। जैसे कहा गया भारत का अगर कहा जाए तो भारत का क्या है केंद्रीय बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो वो सभी जितने भी बैंक हैं उन सभी को जो भी पैसे का लेन देन है, जो भी बातें आपूर्ति है, उसका पूरा का पूरा नियंत्रण का काम जो है वो केंद्रीय बैंक के ही हाथ में है। सरकार को देखिए बैंकर सरकार दोनों केंद्र और राज्य सरकारों के लिए एक बैंक के रूप में सेंट्रल बैंक कार्य करता है। मतलब ये मुख्य रूप से जो है आपूर्ति करने का भी काम जो होता है केंद्र सरकार को हो गया, राज्य सरकार को हो गया, वो कहीं न कहीं से केंद्रीय बैंक इसमें अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा भी अगर हम लोग बात करें केंद्रीय बैंक के बारे में, तो केंद्रीय बैंक क्या होता है, मुद्रा और ऋण की मात्रा पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार रखता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मुद्रा जारी करने का मतलब जैसे आप लोग समझ रहे हैं कि जैसे कभी-कभी क्या होता है नोटों वगैरह को छापना। तो नोट वगैरह जो छापने का भी कार्य होता है ड्यूसेंस, वो कहीं न कहीं से क्या होता है, केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्यों में रखा जाता है। तो इस तरीके से जो केंद्रीय बैंक होता है वो किसी भी राष्ट्र का, किसी भी प्रांत का अगर कहा जाए तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होता है और उसके महत्वपूर्ण कार्य भी बहुत ही होते हैं। और उन्हीं के कार्यों के फलस्वरूप जो होता है वो और भी अदर बैंक जो होते हैं, चलते हैं। और जब समस्याएँ या दिक्कतें आती हैं तो उन देखिए उनका समाप्ति भी कर दिया जाता है। कभी-कभी नहीं होता कि कुछ बैंकों का विलय कर दिया गया है, कुछ बैंक जो हो गए वो सही से अगर वर्क नहीं कर रहे तो उनको हटा भी दिया जाता है। तो ये जो होता है वो केंद्रीय बैंक के ही हाथ में ये सब पूरा पावर होता है। चलिए अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हम लोग के प्रश्नों की सीरीज एडिशंस उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। और देखिए समग्र समग्र मांग व समग्र पूर्ति किसे कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। समग्र मांग और समग्र पूर्ति क्या है, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग का। एक अर्थव्यवस्था में अगर कहा जाए तो मांगी जाने वाली जो कुल वस्तुओं और सेवाओं का जोड़ जो होता है उसे ही हम लोग बोलते हैं समग्र मांग। ठीक है, क्या बोलते हैं, समग्र मांग बोलते हैं। समग्र मांग क्या होता है, अर्थव्यवस्था में मांगी जाने वाली कुल वस्तुओं और सेवाओं का जो जोड़ होता है उसे हम लोग कहते हैं समग्र मांग। जबकि क्या होता है देखिए, अब समग्र पूर्ति क्या होता है, वस्तु और सेवाओं का कुल उत्पादन का मतलब कि अब कितनी चीजें चाहिए और कितना उत्पादन किया जा रहा है। तो जो कुल उत्पादन होता है वस्तु तथा सेवाओं के कुल उत्पादन को ही हम लोग बोलते हैं समग्र पूर्ति बोलते हैं। ठीक है, यह राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय उत्पाद के क्या होता है, बराबर होता है। राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय उत्पाद होता है जो रिसोर्स, तो वही एक तरीके से क्या होता है, समग्र मांग व समग्र पूर्ति का निर्धारण करता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा आप लोगों का और एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है और निश्चित तौर पर आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। और मैंने पहले ही बताया कि आप लोग के लिए जो भी मैं सेशन आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूँ वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और एग्जाम में ये सभी के सभी जो प्रश्न हैं वो आए हुए हैं। देखिए ये प्रश्न वही है, दोबारा यहाँ पर आ गया, खैर कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हम लोग का प्रश्न है देखिए प्रश्न जो हम लोग का हेडिंग टॉपिक है यहाँ पर, विकासशील देश में राजकोषीय नीति क्या होता है। देखिए ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पॉइंट हम लोग का इंपॉर्टेंट है। विकासशील देश में राजकोषीय नीति जो होता है वो क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं डिस्कस। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों का टॉपिक है। विकासशील देश में राजकोषीय अगर नीति के बारे में लोग बात करें तो देखिए विकासशील देश पहले क्या होता है भाई, जो विकसित देश में नहीं है या विकास की श्रेणी में जो जिसको रखा जाता है उसे हम लोग विकासशील देश बोलते हैं। ठीक है ना, पूरी तरीके से उसका विकास नहीं हुआ लेकिन हाँ विकास की श्रेणी की जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको वो धीरे धीरे अब पा रहा है। देखिए विकासशील देशों में जनसंख्या बहुत ही तीव्रता से क्या होती है, बढ़ती है। जैसे हम लोग का भारतवर्ष भी है वो विकासशील देशों में ही शामिल है। ऐसे देशों में क्या होता है, राजकोषीय नीति का लक्ष्य जो होता है व्यय की उच्च खुराकें उपलब्ध कराना होता है जो रोजगार के अवसर बढ़ाए और अल्प रोजगार तथा अदृश्य बेरोजगारी को विशेषता ग्रामीण क्षेत्रों में कम करने में सहायता प्रदान करे। उसे ही हम लोग बोलते हैं सेंस राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति का तहत ही क्या होता है, जो रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, अल्प रोजगार जो होता है उसको अदृश्य बेरोजगारी जो होती है उसको ग्रामीण क्षेत्रों में भी कम किया जाता है। किस प्रकार से कम किया जाए ताकि ग्रामीण जो परिवेश है वहां पर भी या पलायन की बात ना हो और वो लोग भी अच्छे से अपना विकास कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट हम लोग का इम्पॉइंट था, इसको देख लीजिएगा। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्नों की सीरीज में हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे आप लोगों का देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया, बजट।
बजट जो प्रश्न है एडिशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बजट जानते ही हैं कि हर वर्ष जो होता है वो देखते हैं एडिशंस आप लोग की फरवरी के महीने में जो होता है। पहले एडिशंस क्या था कि उसमें देखिए रेलवे का जो बजट था वो अलग पेश होता था और जो केंद्र सरकार अपना बजट जो थी वो अलग पेश करती थी। लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है, चीज़ें अब मिक्सिंग हो गई हैं। बजट देखिए भारत सरकार अपना पेश करती है अलग से। राज्य वाइज़ जो होते हैं, राज्य सरकार भी अपना बजट प्रस्तुत करते हैं लोग। तो वो क्या करते हैं, एक बजट के अंतर्गत देखिए मुख्य रूप से काम क्या किया जाता है। मैं आप लोग को लेसन समझा रहा हूँ। जैसे कहते हैं, मैं अगर पार्टिकुलरली आप लोग को समझाऊँ, जैसे मान लीजिए कि मुझे कोई काम करना है, ठीक है? मुझे कोई काम करने का मतलब है कि हम लोग मान लीजिए सपोज़ करिए कि 10,000 या 15,000 या 20,000 जो भी मंथली हम लोग इनकम कर रहे हैं। अब मैंने क्या काम किया, मुझे 50,000 या 60,000 या मुझे 1 लाख का कोई काम है, तो मैंने उसके लिए एक बजट तैयार किया कि मुझे ये काम करना है 4 महीने बाद, 3 महीने बाद, 5 महीने बाद। तो उसके लिए मैंने 1 लाख रुपए का जो बजट बनाकर रख दिया कि उसमें जो भी खर्च होगा, जहाँ पर जो भी उसके आय और व्यय की बात होगी, इसी पैसे से उसमें लगाया जाएगा। तो डिस्टेंस उसे ही हम लोग बोलते हैं बजट। अब ये बजट को अगर बड़े पैमाने पर देखा जाए, अगर किसी देश के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, किसी प्रांत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, तो देखिए बड़ी योजना की बात होती है। यह भविष्य के लिए की गई वह योजना है जो पूरे साल की राजस्व और अन्य आय तथा खर्चों का अनुमान लगाकर बनाई जाती है। देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही आप लोग को बताया, अनुमान लगाकर के इतना खर्चा अगर हम लोग कर लेते हैं तो कितना हम लोग का इतना बच जाएगा। तो जितना बच जाएगा तो उतने के से हम लोग ये काम करेंगे। जिसमें क्या होता है, वित्त मंत्री के द्वारा सरकार के समक्ष अपनी व्यय का अनुमान लगाकर आने वाले वर्ष के लिए कई योजनाएं बनाकर जनता के सामने हर वित्तीय वर्ष के दौरान प्रस्तुत की जाती है। प्रस्तुत की जाती है रेडिएशंस। ये देखिए यहाँ पर 1 अप्रैल से जो 31 मार्च का समय होता है उसी को मुख्य रूप से जो होता है वित्तीय वर्ष बोलते हैं हम लोग। और लेकिन ये कभी-कभी मार्च के स्टार्टिंग में ही आ जाता है, फरवरी में भी आता है, मुख्य रूप से ज़्यादातर देखा जाए तो फरवरी में ही आता है। तो ये राज्य स्तरीय जो जैसे उत्तर प्रदेश का बजट वगैरह हो गया, और अगर मार्च में भी आता है बजट वगैरह, तो रेडिएशंस इस प्रकार से क्या होता है, हर वित्तीय वर्ष के दौरान ये प्रस्तुत किया जाता है। तो उसमें देखते हैं कभी-कभी विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के ऊपर ध्यान दिया जाता है, कभी-कभी उद्योग पर ध्यान दिया जाता है, कभी-कभी चिकित्सा में, कभी-कभी शिक्षा में। तो उससे क्या होता है, कभी-कभी फ़िल्म जगत में देखा जाए, कभी-कभी टैक्स वगैरह तो क्या होता है ना, तो कई जगहों पर जब किया जाता है तो उस प्रकार से लोग क्या होते हैं, बड़ा लोग समर्थन भी देते हैं और कभी-कभी लोग उससे अपना आक्रोश भी व्यक्त करते हैं कि इस बार के बजट में कोई फ़ायदा नहीं हुआ या कोई भी मतलब लाभ नहीं मिला हम लोगों को। तो ऐसी बातें देखने को मिलती है निश्चित तौर पर हमेशा ही। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले अगले हेडिंग पर। हम लोग अपने यहाँ पर देखिए हम लोग का जो नेक्स्ट हेडिंग है डिस्कस, पूंजीगत तथा राजस्व व्यय में अंतर बताइए। पूंजीगत तथा राजस्व व्यय में क्या अंतर होता है, इसके बारे में इस प्रश्न में जो हम लोग का डिस्कशन करना है। देखिए दोस्तों, पूंजीगत तथा राजस्व व्यय क्या में मुख्य रूप से अंतर देखा जाए तो क्या होता है। सरकार की परिसंपत्तियों में वृद्धि करने वाले खर्चों को व्यक्तिगत व्यय माना जाता है। परिसंपत्तियों को में वृद्धि करने वाले खर्चों को पूंजीगत व्यय माना जाता है। जैसे क्या हो गया, पुल कोई बनाया गया, सड़क बनाया, सड़क निर्माण हो गया आदि, ये सभी जो होते हैं एडिशंस वो वृद्धि करने में खर्चों का जो होता है पूंजीगत व्यय में हम लोग इसको रखते हैं, ठीक है ना। ये सभी जो काम कर रहे हैं गवर्नमेंट करती है जब, जबकि राजस्व व्यय ऐसे खर्च होते हैं जिनमें ना सरकार की उत्पादन क्षमता बढ़ती है और ना ही आय बढ़ता है। देखिए ये जैसे वेतन और पेंशन हो गया, किसी को वेतन दिया जाता है, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, स्टेट गवर्नमेंट अगर कहा जाए, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की बात करें चाहे कंट्री गवर्नमेंट की बात करें, कंट्री के स्तर पर वो काम कर रहे हैं, स्टेट लेवल पर कहा जाए चाहे वो सेंट्रल लेवल पर कार्य कर रहे हैं, तो वेतन और पेंशन जो होता है ड्यूरेशंस, वो एक तरीके से राजस्व व्यय होता है, जिनमें से ना सरकार की उत्पादन क्षमता बढ़ती है और ना ही कोई उससे विशेष आय उन्हें मिलता है। जबकि पूंजीगत व्यय देखिए क्या होता है, ये मुख्य रूप से ऐसे बताया जाता है ड्यूरेशंस, ठीक है ना। पूंजीगत व्यय जो आप लोग का था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। सेशन हम लोग का लंबा हो रहा है वैसे, लेकिन बिल्कुल भी मत घबराइए, ये सभी के सभी जो प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीएसटी बड़ा ही महत्वपूर्ण, ये रोचक तथ्य आया एडिशंस, बड़ा ही लोगों को प्रभावित किया था ये भी, जीएसटी। अब जीएसटी से आप सभी लोग उसके दायरे में हैं, जानते हैं, छोटा मोटा भी आप काम करते हैं एडिशंस, तो उसमें अगर जीएसटी के दायरे में वो चीज़ है तो भले ही 5 रुपए का सामान रहेगा, आप 4 नया 8 नया जीएसटी जरूर भरेंगे। ऑटोमेटिकली जो सामान जो आप लोगों को मिलते थे 4,000 के, तो ऑटोमेटिकली वो 5,000 के हो गए। 10,000 का सामान जो है वो 11,000 11,500 का मिल रहा है, मतलब 1,000 1,500 की जीएसटी। ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, जैसे क्रेता और विक्रेता हैं, क्रेता विक्रेता तो जो है, तो मतलब जो सामानों को खरीद रहा है मुख्य रूप से वही उन सामानों उस पैसे की भरपाई कर रहा है। क्रेता और विक्रेता में देखा जाए तो ऑटोमेटिकली वो सर पैसा जो है गवर्नमेंट के पास पहुंच जा रहा है, और ये गवर्नमेंट के पास इसका भरपूर मात्रा में लेखा जोखा भी बकायदे जा रहा है, समझ लीजिए।
तो वस्तु एवं सेवा कर होता है एडिशन जीएसटी का पूरा का जो होता है जीएसटी, यह एक क्या होता है मूल्य वर्धित कर है जो कि विनिर्माता से लेकर उपभोक्ता तक वस्तुओं और सेवाओं। तो रिड्यूसेशन ये जो है देखिए यहाँ पर क्या है आप लोगों का वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एक एकल कर है, ठीक है, एक एकल कर है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अंतिम उपभोक्ताओं को क्या किया जाता है रिड्यूसेशन, इस प्रकार आपूर्ति श्रृंखला में अंतिम डीलर द्वारा लगाया गया जीएसटी ही वहन करना होगा। इससे क्या होता है पिछले चरणों के सभी मुनाफे समाप्त हो जाएंगे। यह भारत में रिड्यूसेशन भी देखिए भारत में कब लागू किया गया था ये डेट याद रखिए, कभी कभी बहुविकल्पी पूछता है। 1 जुलाई 2017 में से जो है ये भारत में भी लागू हो गया, ठीक है रिड्यूसेशन, और ये बहुत सी कंट्रियों में लागू ऑलरेडी पहले से ही हो चुका है। और फ्रांस तो जो था रिड्यूसेशन वो जीएसटी को लागू करने वाला वो पहला कंट्री था, और भारत में भी देखिए लागू कर दिया गया इसे 1 जुलाई 2017 से, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जीएसटी के दायरे में सभी लोग हैं, अब कोई नहीं बच पा रहा है इससे, अब सभी लोग जो हैं वो भर रहे हैं जीएसटी को, और इससे जो होता है सरकार को भी मतलब बेनिफिट मिल रहा है, तो सरकार जो इसका भरपूर जो यूज अगर करती है तो ये अच्छी बात है। बढ़ते हैं नोटिस अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न क्या है, बैंक क्या है, बैंक किसे कहते हैं, बैंक से क्या तात्पर्य है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है एडिशंस ये, बैंक पर ही पूरा आधारित है आप लोगों का कि बैंक वास्तव में है क्या, बैंक का काम क्या होता है, कहते किसे हैं। चलिए आइए जानते हैं हम लोग इसको। यह उस वित्तीय संस्था को कहते हैं जो जनता से धनराशि जमा करके तथा जनता को ऋण देने का काम करती है। ऋण देना और विनियोग के लिए सामान्य जनता से राशि जमा करना तथा चेकों, ड्राफ्ट तथा आदेशों द्वारा मांगने पर उस राशि का भुगतान करना बैंकिंग व्यवसाय कहलाता है। और इस व्यवसाय को करने वाली जो संस्था होती है एडिशंस उसे ही हम लोग बोलते हैं बैंक, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न एडिशंस, बहुत रेयर में ही कोई व्यक्ति होगा जिसका कि अकाउंट नहीं होगा। नहीं तो देखा जाए तो आज के समय में जो है सभी लोग अपना जो है पैसा उसमें क्या करते हैं इकट्ठा करके जमा करके निश्चित तौर पर निश्चिंत होकर वो लोग रहते हैं कि हाँ भैया फलाने में जो है हम इतना अमाउंट जो है इसमें अपना रख दिए हैं तो हमारा सेफ पड़ा हुआ है। चलिए देखिए बैंक के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा और देखा जाए तो यहाँ पर सीधा सीधा मतलब क्या है, जनता से धनराशि जमा करते किया जाता है और जनता को ऋण भी दिया जाता है। जैसे कहा गया किसान क्रेडिट कार्ड पर मिलता है लोन, किसी को बिजनेस करने के लिए लोन दिया जाता है, बड़े बड़े बिल्डरों को देखिए लोन दिया जाता है। अभी देखिए नीरव मोदी थे, कौन कौन थे क्या या विजय माल्या हो गया, कितने बैंकों का घोटाला कर करके सब भागे ना करोड़ों अरब रुपए लेके। एक छोटे व्यक्ति को अगर देखा जाए अगर लोन लेना रहता है तो पता चला इतनी पापड़ बेलना पड़ता है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। और यहाँ पता चला कि इतने लाखों करोड़ों का कुल कैसे लेके भाग जाते हैं तो पता ही नहीं चल पाता है। इन बैंकों का चुतिया फार्म है उस समय तो बैंक का डिविजन क्या कहा जाए अगर देखा जाए तो वित्तीय संस्था है जो जनता से धनराशि जमा करती है और जनता को ऋण देने का काम करती है। ऋण देना और विनियोग के लिए सामान्य जनता से क्या करना, राशि जमा करना। जैसे देखिए अब चेक चेक हो गया, चेक के माध्यम से हम लोग, ड्राफ्ट के माध्यम से हो गया, आदेशों के द्वारा क्या करते हैं मांगने पर उस राशि का भुगतान भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हमारा जो पैसा तो हमें बैंक नहीं देगी, भाई जाहिर सी बात है आपका पैसा है तो निश्चित तौर पर आपको मिलेगा। बैंकिंग व्यवसाय कहलाता है और इस व्यवसाय को करने वाली जो संस्था होती है उससे हम लोग बोलते हैं बैंक, ठीक है जीएसएस। लेकिन जब नोटबंदी हुआ था उस समय हालत खराब गजब का था और उस समय देखिए बैंक जो थी लोगों के पैसे नहीं दे रही थी, या तो बड़ा उसमें नोटंकी था कि केवल 5 रुपये 2,000 निकालना है, 5,000 निकालना है, इतना ही आप निकाल सकते हैं, बेसी नहीं निकाल सकते हैं, कम नहीं निकाल सकते हैं। बड़ा नोटंकी उस समय हुआ था। चलिए वो एक बहुत ही खतरनाक दौर था वो भी। एडिशंस पंचवर्षीय योजना यहाँ पर है आप लोगों का, लेकिन पंचवर्षीय योजनाएं तो हैं लेकिन गिफिन वस्तु, चलिए ये तो पंचवर्षीय योजना जो है आप लोग इसको देख लीजिएगा। पंचवर्षीय योजना तो मुख्य रूप से इतिहास वगैरह का जो है ये टॉपिक है और उसके बाद क्या कहते हैं इन लोग का ना नागरिक शास्त्र वगैरह में शायद है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर पढ़ते हैं। यहाँ बड़े आप लोग का देखिए क्या प्रश्न है, गिफिन वस्तु क्या है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गिफिन वस्तु क्या है। तो गिफिन वस्तु के बारे में हम लोग बात करें तो देखिए क्या होता है गिफिन वस्तु, उपभोक्ता की आय बढ़ने पर जिन वस्तुओं की मांग कम हो जाती है उसे हम लोग बोलते हैं गिफिन वस्तु। गिफिन वस्तु इसका एक अन्य नाम होता है घटिया वस्तु, घटिया वस्तु होता है। भाई जाहिर सी बात है कि जब भी उपभोग करने वाला व्यक्ति है, जब भी खरीदने वाला व्यक्ति है, यूज करने वाला व्यक्ति है, तो जब भी उपभोक्ता का आय बढ़ता है तो वो क्या करता है, तो वस्तुओं की मांग में क्या होता है कुछ वो लोकल वस्तुओं को या घटिया वस्तुओं को वो नहीं लेगा।
तो उन वस्तुओं को ही हम लोग बोलते हैं गिफिन वस्तुएं। जैसे उदाहरण तौर पर अगर देखा जाए तो मोटा अनाज हो गया, मोटा कपड़ा हो गया। जैसे कहा जाता बहुत पहले लोग थे, बजड़ा की रोटी हो गई ना, ये बात। तो पहले के लोग थे ट्रेडिशंस, तो जब उनको कोई भी चीज़ें मिल जाती थी तो वो उसी को लेकर पर्याप्त मात्रा में अपना भरपूर जो अपना काम करते थे वो लोग ना। तो लेकिन अब क्या है, बजड़ा वगैरह हो गया, तो अब तो लोगों को गेहूँ वगैरह एकदम बढ़िया बकायदे ब्रेड वाला बकायदे बढ़िया से मिल रहा है, लेकिन उसके बाद भी हालत लोगों की खराब हो जा रही है। तो गिफिन वस्तुओं का मतलब हो गया एडिशंस, घटिया वस्तुएं। और उपभोक्ता, जब उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो वह उन वस्तुओं को नहीं लेता है या उनकी मांग उनके जीवन में कम हो जाती है, उसे ही हम लोग कहते हैं गिफिन वस्तु। गिफिन से याद रखिएगा घटिया, ठीक है ना। एडिशंस, ये सभी जो प्रश्न हैं वो आए हुए हैं और इन प्रश्नों के आने की संभावना ही बनी हुई है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज जारी रहेगी, क्योंकि याद रखिएगा आपकी बार वोट परिवार का जो नारा है डीजे सर चैनल ने पहले ही लगा दिया है, और इसकी सार्थकता तभी सिद्ध होगी डिस्टेंस जब आप लोगों का भी भरपूर सहयोग मिलेगा। और आप लोगों का भरपूर सहयोग का मतलब क्या है कि इस चैनल का लिंक जो है आप उसे अपने क्लासमेट पर शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और डिस्टेंस यदि वीडियो को लाइक करते हैं तो उससे एक इंटरनल मोटिवेशन मिलता है। लेकिन डिस्टेंस अगर लाइक नहीं भी करते तभी मैं आप लोग के लिए बेस्ट वर्क करता रहूँगा। लेकिन अगर लाइक करते हैं तो डिस्टेंस मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, मेरे जो कंटेंट है, मेरा जो कंटेंट तैयार किया गया है वो मेरे विद्यार्थियों को या मेरे स्टूडेंटों को बहुत ही अच्छा लग रहा है, डियर स्टूडेंटों को, तो वो लोग उन चीज़ों को पसंद कर रहे हैं, तो इससे एक मोटिवेशन मिलता है डियर स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर वहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कुछ नंबर वगैरह होंगे तो आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। और याद रखिएगा बोर्ड एग्जामिनेशन आप लोग का है नहीं, एक बार रिवाइज पूरा का पूरा मार लीजिए, से बार बार पढ़िए इसको। जब भी भूल जा रहे हैं आप इसको तो रखे रहिए आप प्ले लिस्ट को, वहाँ से जाकर इन इन जो महत्वपूर्ण जो लेक्चर होंगे इनको फिर देखिएगा, और वहाँ से भरपूर लाभ उठाइए और एग्ज़ाम में भरपूर नंबर उठाइए। घाटे की और अपनी पहचान जो है, एक अलग पहचान जो है बनाना बहुत ज़रूरी है डिस्टेंस, क्योंकि आप लोग को एक वार जोन में फेंक दिया गया। प्रोटेक्ट योर सेल्फ, बी केयरफुल एंड प्रोटेक्ट योर सेल्फ। अपनी सुरक्षा आप लोग को स्वयं करनी है। देखिए दूसरा, मैं यहाँ हम लोग का प्रश्न तो हम लोग का बहुत सारे हो गए यहाँ पर। देखिए प्रश्नों का, क्योंकि मैंने हेडिंग वाइज आप लोग को पूरा 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 जो लेक्चर दिया, अब यहाँ पर देखिए एक दो प्रश्न मैं अलग से बात कर ले रहा हूँ। घाटे की वित्त व्यवस्था क्या है, समझाइए। जब किसी देश में बजट में चालू आय की अपेक्षा व्यय अधिक दिखाया जाता है तो उसे घाटे का बजट कहते हैं। भाई जाहिर सी बात है, व्यय तो देखा, बजट तो पेश कर दिया गया, लेकिन चालू स्थिति में देखा गया तो जो आय नहीं हो रही है तो उससे अधिक व्यय हो गया, व्यय दिखा दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि घाटे का बजट कहा जाएगा उसे, बजट कहाँ हुआ फिर, वो तो फेल ना हो गया। तो उसे घाटे का वित्तीय व्यवस्था या घाटे का बजट उसे हम लोग कहते हैं। इसके विपरीत जब सरकार क्या होता है, इन घाटों को पूरा करने के लिए किसी भी विधि को अपनाती है, जैसे ऋण लेकर, ऋण क्या करेगी, जैसे संयुक्त जैसे क्या कहता है, जैसे बहुत इंटरनेशनल संस्थाएं बनाई गई हैं, उससे बैंक लोग लेते हैं, विश्व बैंक से लिया जाता है, या कोई भारत सरकार का जो होगा, भारतीय रिजर्व बैंक देगा, संचित कोषों का प्रयोग किया जाएगा, नोट अगर जरूरत पड़ेगी तो नोट छाप करिए इसे पूरा किया जाएगा, या अन्य जो इंटरनेशनल सोर्स होंगे वहां से भी इसको पूरा किया जाएगा। तो उस घाटे को बोलते हैं हम लोग वित्त व्यवस्था बोलते हैं। क्या बोला जाता है, वित्त व्यवस्था उसे हम लोग कहते हैं ना। इस तरीके से वित्त व्यवस्था को क्या किया जाता है, कंप्लीट किया जा सकता है। ठीक है, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और निश्चित तौर पर हर एक कंट्रियाँ जो होती, किसी के यहाँ कोई आपातकाल आ गया, कोई समस्याएं आ जाती हैं, तो वो निश्चित तौर पर क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पर या दूसरी कंट्रियों से वो निश्चित तौर पर लेते रहते हैं या मांगते रहते हैं अक्सर लोग कि हाँ ये समस्या है तो मुझे विश्व बैंक से मिल जाएगा, या अदर लोगों से ले लेंगे लोग। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। स्टॉक की परिभाषा लिखिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए टॉपिक है स्टॉक। स्टॉक देखते हैं, बहुत बार सुनते हैं कि शेयर मार्केट में जो हो गया, स्टॉक एक्सचेंज देखा गया, ये उतार चढ़ाव देखने को मिला। आजकल जानते हैं कि रातों रात लोग क्या होते हैं, कभी कभी कोई करोड़पति अरबपति बन जाते हैं लोग, अचानक कोई करोड़पति अरबपति से भिखारी बन जाता है। तो स्टॉक वगैरह का बड़ा खतरनाक मार्केटिंग होता है। शेयर मार्केट वगैरह में किसी चीज़ों में क्या होता है, पैसे का निवेश करना जो करते हैं लोग। जब किसी कंपनी को धन की आवश्यकता होती है तो नकदी हासिल करने के लिए इसके पास मुख्य रूप से दो तरीके होते हैं। यह धन उधार ले सकती है, देखिए देखिए धन उधार ले सकती है, पहला तो ये हो गया, धन उधार ले सकती है। ठीक है, या कंपनी के शेयर बेचकर निवेशकों से धन जुटा सकती है। ठीक है, यह शेयर स्टॉक या इक्विटी कराते हैं। स्टॉक खरीदने का अर्थ यह है कि आप कंपनी के कुछ हिस्से के मालिक बन जाते हैं। जैसे नहीं कहते हैं कि शेयर मार्केट में या शेयर बाजार में पैसा लगा, हम इतनी चीज़ ले आए, निवेश किए, हम भी थोड़ा सा कुछ खरीदे हैं, कुछ हिस्सा खरीदे हैं,
भले देखिए मान लीजिए कि 100 करोड़ की कोई कंपनी कंपनी है, आपने 1 लाख रुपए कुछ खरीद लिया, कुछ परसेंट के ही आप मालिक रहेंगे, लेकिन उस कंपनी के समझ लीजिए आप उतने हिस्से के मालिक हैं। इस तरीके से भी देखिए आजकल कंपनियाँ जो है बड़ी-बड़ी कंपनियाँ इस तरीके से भी डिसीजंस होता है, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जो है अपना बिज़नेस कर रही हैं। तो कहीं न कहीं से उनको लाभ मिलता है इसका या इसका बेनिफिट मिलता है उसको जिससे जुड़ी हुई हैं लोग। तो उनका भी काम हो जाता है, बैंक से कभी कभी लोन भी नहीं मिलता आजकल वो बैंक वगैरह भी जब सतर्क हो जाते हैं, जब नीरव मोदी या ऐसे जो हो गए ये आप लोगों के, तो ये सब जब चले जाते हैं इतने पैसे को लेकर, तो बैंक भी थोड़ा सतर्कता अपनी दिखाती है। तो इसकी वजह से फिर क्या होता है, पैसा वगैरह तो हर कंपनी पर तो हर बैंक देगा नहीं हर कंपनी को। तो ज़ाहिर-सी बात है कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिसमें कि ये बातें पूरी की पूरी निकल कर आती हैं। जैसे माल्या-वाल्या के तौर पर इतना पैसा-वैसा के अंदर हेरा-फेरी की ना सभी सब लोग चले गए। तो इसीलिए अब कंपनियाँ पर लोग भरोसा क्या अब कंपनी क्या काम करती है, बैंकों से उधार ना लेकर वो शेयरों को पकड़ती है, निवेशकों को पकड़ती है कि आप लोग भी आइए, चलिए मिलकर उड़ान भरते हैं। भाई सफलता मिली तो अच्छी बात है, सभी लोग को मज़ा आएगा, आनंद आएगा और नहीं भी अगर होगा तो भी सफलता मिली तब भी एक सीख मिलेगी, एक आनंद आएगा। तो कहने का मतलब ये है ऑडियंस, ठीक है ना? ये मिला-जुला कर सब उससे मिलता ही है कुछ न कुछ सीख। तो इसलिए देखिए यहाँ पर होता है बहुत तरह के ऐसे बहुत सी कंपनियों का आप अगर जब ऑनलाइन मार्केटिंग में ज देखेंगे तो ऐसी बहुत सी चीज़ें आप लोग को देखने को मिलेंगी। स्टॉक की परिभाषा दीजिए, जैसे देखिए उसी वही प्रश्न है आप लोग का। इस प्रश्न का तो डिस्कशन आप लोग के साथ कर दिया गया। आइए बढ़ते हैं हम लोग अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर दिया गया। ये प्रश्न भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एकाधिकार प्रतिस्पर्धा क्या होती है? एकाधिकार प्रतिस्पर्धा किसे कहते हैं हम लोग डिस्कशंस? तो आइए बात करते हैं हम लोग एकाधिकार प्रतिस्पर्धा के बारे में। देखिए डिस्कशंस बात हो रही है यहाँ पर एकाधिकार प्रतिस्पर्धा की। एक बाजार संरचना जहां एक एकल विक्रेता बड़ी संख्या में खरीदारों को उत्पाद बेचता है, उसे एकाधिकार कहा जाता है। एकाधिकार का मतलब कहा गया जहां पर कहा जाए कि कोई एक ही विशेष रूप से जो सामान बेचने वाला है, ठीक है, और संख्या जो खरीदने वालों की है वो बहुत ज्यादा पैमाने पर है, बड़े पैमाने पर है, तो एकाधिकार प्रतिस्पर्धा होती है वहां पर। एक प्रतिस्पर्धी बाजार की स्थापना जिसमें कई विक्रेता बड़ी संख्या में खरीदारों को विभेदित उत्पाद प्रदान करते हैं, एकाधिकार प्रतियोगिता कहलाता है, ठीक है ना? ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है डिविजन्स आप लोगों का और एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है ना? तो एक प्रतिस्पर्धा बाजार की स्थापना जिसमें कई विक्रेता बड़ी संख्या में खरीदारों को विभेदित उत्पाद प्रदान करते हैं और एकाधिकार प्रतियोगिता उसे हम लोग कहते हैं। तो एकाधिकार प्रतिस्पर्धा क्या होती है लिसनर्स, ये आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज है उस पर हम लोग बात करते हैं, उन प्रश्नों को देखते हैं डिविजन्स। ये सभी के सभी जो प्रश्न हैं डिविजन्स आप लोगों के लिए प्रस्तुत कराए जा रहे हैं, जो ये सभी के सभी प्रश्न जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और निश्चित तौर पर जो है आप लोगों को ये लाभ प्रदान करने वाले प्रश्न हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब यहाँ पर देखिए डिस्कस हम लोग का ये सेशन का जो है आज के देखिए लगभग 45 जो हम लोग का पृष्ठ का ये हम सेशन था डिस्कस आप लोगों के साथ डिस्कशन किया गया है। ये लंबा 45 पेज का ये जो महत्वपूर्ण आज का सेशन रहा डिस्कस बहुत ही मज़ेदार रहा। विश्व बैंक पर एक टिप्पणी लिखिए, देखिए डिस्कस विश्व वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है, विश्व बैंक पर एक टिप्पणी लिखना है। विश्व बैंक डिस्कस एक विशिष्ट संस्था है, विशेष प्रकार की संस्था है, ठीक है ना? इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना। पुनर्निर्माण की बात हो गई या विकास के कोई कार्य करना है उनको, तो उन राष्ट्रों को क्या करता है डिविजन्स जो विश्व बैंक होता है, वो अपना आर्थिक सहयोग देता है। जैसे देखेंगे हम लोग के देश की बात करें या अदर कंट्रियों की बात करें, जैसे वहाँ पर बड़े-बड़े डैम बनाए गए हैं, बहुत बड़े-बड़े पुल बनाए गए हैं, बहुत बड़े-बड़े कोई सरकारी प्रोजेक्ट हैं, तो उनका जब पूरा का पूरा काम किया गया है, वो कहीं न कहीं से विश्व बैंक के सहयोग के या वहाँ के राज्य सरकार से या वहाँ के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके सहयोग से वो काम किया जाता है। तो विश्व बैंक भी उसमें अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और आर्थिक रूप से अपना सहयोग भी प्रदान करती है, ठीक है? विश्व बैंक के समूह देखिए 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है, जो सदस्य देशों को वित्त और वित्तीय सलाह देता है और इसका मुख्यालय जो है कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है? कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में, समझ रहे हैं? ज़ाहिर-सी बात है खतरनाक चीज़ें तो खतरनाक जगहों पर ही होंगी। तो ये सब डेवलपमेंट जो कंट्रियाँ हैं मुख्य रूप से रहेगा वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में है ये, ठीक है? तो ये विश्व बैंक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो डिस्कशंस ये रहे मोस्ट इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीजों का सेशन।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर भी एक महत्वपूर्ण आप लोगों को नंबर मिलेगा डिस्कस, उस नंबर का भी भरपूर लाभ उठाइए, खुद भी लाभ उठाइए और लोगों को भी उस नंबर से लाभान्वित जरूर कीजिए। जल्द ही मिलते हैं हम लोग किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। लेकिन इसे शेयर जरूर कीजिए।